गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं फिश के बारे में, दैट इज फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोरोसेंस मतलब यहाँ पर फ्लोरोसेंट शो करेगा, यानी कि हमें यहाँ पे फ्लोरोसेंस दिखेगी, लाइट दिखेगी, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं अच्छा हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो यहाँ पे मौजूद है, स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है। इन सिटू मतलब ओरिजिनल प्लेस पे, जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हम कुछ दो चीजों को हाइब्रिडाइज कर रहे हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक्सपेरिमेंट सेल में कर रही हूँ, सेल में मेरे पास डीएनए है, डीएनए के साथ मैं एक मॉलिक्यूल को अटैच कर रही हूँ, तो हाइब्रिडाइजेशन कर रही हूँ। इन सीटू है सेल के अंदर और यहाँ पर मुझे कुछ फ्लोरोसेंट शो हो रही है, तो दैट इज फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जाती है? यहाँ पर ये एक साइटोजेनेटिक टेक्निक होती है जो हम करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए। समझो क्रोमोसोम में अगर डिलीशन हो गया है, समझो क्रोमोसोम में अगर डुप्लीकेशन हो चुका है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मैं क्रोमोसोम पे यहाँ पर फिश कर सकती हूँ। किस तरीके से होता है, कैसे होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डीएनए है इससे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होता है जो हम इससे जाके हाइब्रिडाइज करवाते हैं इन दोनों को। अब ये जो प्रोब होता है वो क्या होता है, प्रोब यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिससे हमने फ्लोरोसेंस अटैच करवा रखा है, कोई फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल हमने इससे अटैच करवा रखा है। और ये जो प्रोब है एक ऐसा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है। हमने प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए होगा हमारा वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, प्रोब भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, तभी तो वो एक दूसरे के साथ जाके पेयर कर पाएंगे, नहीं तो पेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से डीएनए है, डीएनए को हमने डीनेचर किया, यानी कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े, उसको यहाँ पर इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड बनाया ताकि प्रोब इससे जाके अटैच हो सके। प्रोब के पास फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल है, तो क्रोमोसोम में जहां पर भी ये हो रहा है वहां पे हमें फ्लोरोसेंस दिख जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोसोम में डीएनए के सीक्वेंसेस को। हम यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम में डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। समझे, मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक क्रोमोसोम है, मेरे को यहाँ पर 3 डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है। एक डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, एक डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है और एक डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगी प्रोब फर्स्ट, इसके लिए मैं बनाऊंगी प्रोब सेकेंड और इसके लिए मैं बनाऊंगी प्रोब थर्ड। ये तीनों प्रोब पे मैं डिफरेंट टाइप का फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगी जो मुझे फ्लोरोसेंट शो करेगा। इस पे मैंने समझो ऐसा ऐड कर दिया तो रेड कलर का शो कर रहा है, इस पे मैंने ग्रीन कलर का ऐड कर दिया और इस पे मैंने ब्लू कलर का ऐड कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्रोमोसोम पे ऐसी स्पेसिफिक जगह पे डिफरेंट फ्लोरोसेंस दिखेगी, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इस क्रोमोसोम में ये डीएनए सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है। तो हम इसको इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी भी क्रोमोसोम में अगर मुझे डीएनए सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो वो इससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। या फिर अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है आरएनए टारगेट्स के बारे में, यानी कि अगर मुझे एमआरएनए देखना है, एमआरएनए कहाँ पे प्रेजेंट, या फिर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है एमआरएनए की लोकेशन कहाँ है यहाँ पर, या फिर कोई एमआरएनए बन रहा है या नहीं बन रहा है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में, तो ये सब चीजों के लिए हम यहाँ पे फिश टेक्निक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोब देखें तो हम प्रोब डीएनए भी ले सकते हैं, आरएनए भी ले सकते हैं। बस बात ये है कि यहाँ पर दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड होने चाहिए, मेन यही बात है। और जहां पर भी ये जाके हाइब्रिडाइज होंगे वहां पर ये फ्लोरोसेंट शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हम प्रोब के सिंथेसिस करते कैसे, तो समझे मेरे पास यहाँ पर एक जीन है, ये जो जीन है इसका सीक्वेंस मुझे पता है, क्योंकि प्रोब का हमेशा हमें सीक्वेंस पता होता है। मुझे जिस भी डीएनए के खिलाफ बनाना है, समझो मुझे इस सीक्वेंस के खिलाफ प्रोब बनाना है, तो मुझे इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी मैं प्रोब बना पाऊंगी। यानी कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम है उसका भी मुझे सीक्वेंस पता होना चाहिए और जो मैं प्रोब बना रही हूँ उसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास जीन है, जीन पे मैं डीएनएस यूज करूंगी। डीएनएस क्या करेगा, रैंडम जगह पे जाके कट लगाएगा।
रैंडम जगह पे कट लगाने के बाद यहाँ पर वो सीक्वेंस निकल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं किसको ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करूंगी। ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो बायोटिन के साथ जुड़े होंगे या फिर डाइजॉक्सीजेनिन के साथ जुड़े हुए हैं, जो आगे जाके मैं अगर इनको पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा करूंगी तो मुझे फ्लोरोसेंस शो होगी। बायोटिन और डाइजॉक्सीजेनिन नहीं फ्लोरोसेंस शो करेंगे, लेकिन मैं इनसे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड करवा दूंगी जो मुझे इस एरिया में फ्लोरोसेंस शो करेगा। अब इसका मैं डीनेचुरेशन कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब तैयार है। डीनेचुरेशन कैसे किया, मैंने टेम्परेचर हाई रखा ताकि दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाए। अब एक बार यहाँ पर मेरे पास ये सब हो गया है तो मैं ये देखूंगी कि लेंथ ऑफ प्रोब कितनी है। लेंथ ऑफ प्रोब बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो बाइंड ही बहुत कम करेगा या हो सकता है बाइंड ही ना करे। बहुत छोटा प्रोब होगा तो कहीं पे भी जाके बाइंड कर जाएगा। तो नॉर्मली जो प्रोब हम लेते हैं वो 200 से लेकर 300 न्यूक्लियोटाइड का प्रोब यूज करते हैं हम फिश टेक्निक के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे को फिक्सेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि मैं एक स्लाइड पे यहाँ पर टिश्यू को फिक्स कर रही हूँ। फिक्स कैसे करती हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड को यूज कर सकती हूँ फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं फिक्सेशन कर रही हूँ इस टिश्यू को या इस सेल को, जिस भी सेल में मुझे एक्सपेरिमेंट करना है या जिस भी टिश्यू में मुझे एक्सपेरिमेंट करना है उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर फिक्स कर दूंगी स्लाइड से। एक बार फिक्सेशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसके डीएनए का भी डीनेचुरेशन करूंगी। डीनेचुरेशन करने के लिए मैं टेम्परेचर कम रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें सेल के अंदर कर रही हूँ। ये वाला जो काम है मैं सेल के अंदर कर रही हूँ, इसलिए मैं टेम्परेचर कम रख रही हूँ। एक बार मेरे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, यहाँ पर मेरे पास ये वाला डीएनए है। अब मैं इन दोनों को हाइब्रिडाइज करने के लिए रख दूंगी। मैं इसको पूरी रात यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करने रख दूंगी और उसके बाद मैं वॉशिंग कर दूंगी, ताकि जितने भी यहाँ पर अनअटैच्ड प्रोब होंगे वो सारे के सारे निकल जाए, ताकि मुझे यहाँ पर कोई भी फॉल्स रिजल्ट नहीं मिले। इसलिए मैं यहाँ पे वॉशिंग कर दूंगी। एक बार वॉशिंग कर दिया, अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर हाइब्रिडाइज डीएनए प्रेजेंट है। इस पे मैं अटैच करवाऊंगी एंटी डाइजॉक्सीजेनिन को या फिर एविडिन को। एविडिन जो है वो किससे जाके बाइंड करेगा, बायोटिन के साथ जाके बाइंड करेगा, और एंटी डाइजॉक्सीजेनिन जो है डाइजॉक्सीजेनिन के साथ बाइंड करेगा। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इनके साथ मैंने एक फ्लोरोफोर अटैच किया है जो कि फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इनडायरेक्टली फ्लोरोसेंस शो हो रही है, डायरेक्टली नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो मुझे फ्लोरोसेंस हुई वो इनडायरेक्टली हुई, यानी कि सबसे पहले मैंने बायोटिन ऐड किया, उसके ऊपर मैंने एविडिन ऐड किया और उसके साथ एविडिन के साथ फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल था जिसने मुझे फ्लोरोसेंस शो की। अब इसको मैं यहाँ पर अंडर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखूंगी और मुझे यहाँ पर क्रोमोसोम में स्पेसिफिक जगह जहां पे भी प्रोब जाके बाइंड हुआ होगा वहां पे मुझे फ्लोरोसेंस दिख जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रोब होते हैं वो दो तरीके से मैं बना सकती हूँ, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, यहाँ पर फ्लोरोसेंस का फर्क है। डायरेक्ट मेथड में मैं यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रही हूँ उसके पास डायरेक्टली यहाँ पर मैंने फ्लोरोफोर अटैच कर दिया है, और इनडायरेक्ट में मैं यहाँ पर पहले बायोटिन ऐड करवा रही हूँ, फिर एविडिन ऐड करवा रही हूँ, उस एविडिन के पास यहाँ पे फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट फिश भी किया जा सकता है और इनडायरेक्ट भी किया जा सकता है। बस जो इनडायरेक्ट है वो यहाँ पर हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो करता है, वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट फिश को प्रेफर करते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये एक बार हो जाएगा तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको माइक्रोस्कोपी में विजुअलाइज करूंगी और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इस तरीके की फ्लोरोसेंस दिखेगी जहां पे भी स्पेसिफिक जगह पे जाके बाइंड हुआ। फिश की जो एप्लीकेशन है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन के लिए होती है, जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन चीजों के लिए, ट्रांसलोकेशन, और इससे हम बहुत सारे सिंड्रोम्स के बारे में पता भी लगा चुके हैं जिनमें डिलीशन हुई है या फिर डुप्लीकेशन हुई है। तो इन सभी डिजीज के बारे में, सिंड्रोम्स के बारे में हमने फिश से ही पता लगाया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें यहाँ पर फादर जो है उनके पास यहाँ पर फ्लोरोसेंस है, मदर जो है उनके पास भी फ्लोरोसेंस है, यानी कि दोनों के पास यहाँ पर वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। लेकिन ये जो पेशेंट है, इनका बच्चा जो है, इसके पास यहाँ पर ये फ्लोरोसेंस प्रेजेंट ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा डिलीट हो गया होगा, जिसकी वजह से हमें कोई फ्लोरोसेंस शो नहीं हुई। अब इसकी वजह से इस पेशेंट को कोई सिंड्रोम हो सकता है, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फिश को जो है ट्रांसलोकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझिए यहाँ पर मेरे पास 2 क्रोमोसोम है, इन 2 क्रोमोसोम में अगर मैं देखूं ओरिजिनली यहाँ पर कोई
एक मेरे पास जीन होना चाहिए था, कोई डीएनए सीक्वेंस मेरे पास ओरिजिनली यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो ट्रांसलोकेट करके किसी और क्रोमोसोम पे चले गया। समझो पहला जो क्रोमोसोम है वो हमारी बॉडी का 9 क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम है। तो नॉर्मली मैं अगर देखूंगी किसी भी इंसान में तो मुझे 9th क्रोमोसोम में फ्लोरोसेंस मिलेगी। वहीं अगर मैं किसी पेशेंट में देखूंगी जिसमें ट्रांसलोकेशन हो चुकी है तो उस पेशेंट में मुझे 21st क्रोमोसोम पे फ्लोरोसेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि 9th क्रोमोसोम से वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो 21st क्रोमोसोम पे ट्रांसलोकेट हो चुका है इस पेशेंट की बॉडी में, और इस पेशेंट की बॉडी में मुझे 9th क्रोमोसोम पे कोई फ्लोरोसेंस देखने नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसलोकेशन के लिए भी फ्लोरोसेंस को यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।